प्रिय मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं अजय सोलंकी, एस्ट्रो एडवाइज़र और फ्लूटिस्ट, आज के ज्योतिष एपिसोड में अपने एस्ट्रो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय मित्रों, 1 नवंबर 2023 को 5:12 PM में राहु केतु ने गोचर किया है, राशि परिवर्तन किया है। 1 नवंबर 2023 समय 5:12 PM से 18 महीने तक यानी वर्ष 2024 में पूरे वर्ष राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में विराजमान रहेंगे। वृश्चिक राशि की बात कर रहा हूं मैं। ये गोचर कुंडली है वृश्चिक लग्न राशि की। गोचर कुंडली और लग्न कुंडली में अंतर होता है। गोचर कुंडली ग्रह नक्षत्रों की वर्तमान स्थिति को दर्शाती है और लग्न कुंडली यानी जन्म पत्रिका जातक जातिका के जन्म के समय ग्रहों की जो स्थिति होती है उसको दर्शाती है। राहु 1 नवंबर 2023 समय 5:12 PM से मीन राशि में और केतु कन्या राशि में प्रवेश कर चुके हैं। इसका वृश्चिक लग्न राशि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या लाभकारी और हानिकारक प्रभाव है, वो मैं बतलाने जा रहा हूं। अगर हानिकारक प्रभाव है तो उसके क्या उपाय हैं। आइए पहले राहु के आपकी लग्न राशि पर प्रभाव की चर्चा करते हैं। क्योंकि राहु केतु छाया ग्रह हैं, इनकी अपनी कोई राशि नहीं होती। ये जिस भाव में बैठते हैं उसमें जो राशि विराजमान होती है उस राशि के स्वामी का ये प्रतिनिधित्व करते हैं और उस राशि के ग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं जिस राशि में ये विराजमान होते हैं और उस ग्रह को गुणों में वृद्धि करते हैं और इसके साथ ही अपने प्रभाव भी छोड़ते हैं, अपने फल भी ये प्रदान करते हैं। राहु आपकी गोचर कुंडली के पंचम भाव में मीन राशि में विराजमान हुए हैं। 1 नवंबर 2023 5:12 PM से। इतनी सटीक जानकारी देने के लिए गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है, कैलकुलेशन की आवश्यकता होती है, समय भी लगता है। एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन से बतलाया जा सकता है कि कौन सी घटना किस दिन कितने बजे घटेगी। तो मैं आपको बतला रहा था, राहु ने आपकी गोचर कुंडली के पंचम भाव मीन राशि में 1 नवंबर 2023 को 5:12 PM से प्रवेश किया है। राहु मीन राशि में आपको शांत स्वभाव व शांत प्रकृति का व ईश्वर में आस्थावान बनाते हैं। जो जातक जातिकाएं शिक्षा, चिकित्सा, शोध, अनुसंधान व रिसर्च आदि के कार्यों में जुटे हैं उनको राहु देव कामयाबी दिला रहे हैं, उनको कामयाबी मिल सकती है। और जो विद्यार्थी इलाइट या प्रीमियर बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल, मेडिकल कॉलेज, प्रीमियर इलाइट इंजीनियरिंग कॉलेज, प्रीमियर इलाइट टेक्नोलॉजी, बिजनेस मैनेजमेंट शिक्षण संस्थाओं में एडमिशन पाने की लालसा रखते हैं, उनका सपना साकार हो सकता है। इसका कारण है पंचम भाव जो है ये शिक्षा का भाव है और शिक्षा के कारक देव गुरु बृहस्पति देव की मीन राशि यहाँ पर विराजमान है। यानी शिक्षा के कारक ग्रह देव गुरु बृहस्पति देव का राहु देव प्रतिनिधि कर रहे हैं, उनके गुणों में वृद्धि कर रहे हैं। इसीलिए
और इसके साथ ही देवगुरु बृहस्पति देव सौम्य शालीन ग्रह माने गए हैं। जातक का झुकाव आध्यात्म की ओर करते हैं, विनम्रता और शालीनता की ओर करते हैं, उसके व्यवहार को सौम्य शालीन बनाते हैं, उसकी प्रवृत्ति को आध्यात्मिक बनाते हैं देवगुरु बृहस्पति देव। और चूंकि देवगुरु बृहस्पति देव का राहु प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसलिए ये गुण वृश्चिक लग्न राशि के जातक जातिकाओं में देखने को मिलेंगे। राहु के यहाँ पर पंचम भाव में विराजमान होने से, और पंचम भाव आकस्मिक धन लाभ का भी भाव है। यह सडन गेन का भाव है, जैसे जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर बाजार। वृश्चिक लग्न राशि के जातक जातिकाओं को 1 नवंबर 2023 5:12 PM से किसी भी स्रोत से आकस्मिक धन लाभ हो सकता है, और यह स्थिति पूरे वर्ष रहेगी 2024 तक, और उससे आगे के 3 महीने तक रहेगी, क्योंकि राहु केतु एक राशि में 18 महीने विराजमान होते हैं। और जिन लोगों ने शेयर बाजार में इन्वेस्ट किया है, वो वृश्चिक लग्न राशि के जातक जातिकाएं हैं, उनको शेयर बाजार से भारी मुनाफा हो सकता है। और यह समय शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेहतर समय है। राहु एक पाप ग्रह भी है, जहां बृहस्पति देव के गुण आप को प्रदान कर रहे हैं, वहां चूंकि राहु एक पाप ग्रह भी है, इसीलिए पाप ग्रह होने के कारण अशुभ फल भी प्रदान करते हैं। बृहस्पति देव नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, इसलिए चूंकि राहु देव नैसर्गिक शुभ ग्रह बृहस्पति देव का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनके शुभ फल प्रदान करेंगे। लेकिन स्वयं राहु देव एक नैसर्गिक रूप से पाप ग्रह हैं, इसलिए अशुभ फल भी वो अपने जो है वो अशुभ फल प्रदान करेंगे। देवगुरु बृहस्पति देव के शुभ फल देंगे और अपने अशुभ फल प्रदान करेंगे। पाप ग्रह होने के कारण, चूंकि ये पंचम भाव संतान का भाव है, संतान पक्ष से आपको चिंता सता सकती है। चूंकि यह पंचम भाव है, प्रथम संतान उत्पत्ति का भाव है, सप्तम भाव द्वितीय संतान उत्पत्ति का भाव है, नवम भाव तृतीय संतान उत्पत्ति का भाव कहलाता है ज्योतिष विज्ञान में। क्योंकि पंचम भाव में राहु देव विराजमान है, प्रथम संतान उत्पत्ति में समस्या आ सकती है, बाधाएं आ सकती हैं, और राहु देव की इस अशुभता से बचने के लिए आप उपाय कर सकते हैं। अपने घर में, पूजा घर में या घर में भगवान श्री कृष्ण की ऐसी मूर्ति या चित्र रखें जिसमें वो शेषनाग पर नृत्य कर रहे हैं। उस मूर्ति या चित्र के सामने बैठ करके 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। उस मूर्ति या चित्र की आराधना पूजा करें और 108 बार उस चित्र मूर्ति के सामने बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें, तो राहु देव की अशुभता से बचे रहेंगे। अगर जिनके प्रथम संतान है, प्रथम संतान को कष्ट हो सकता है, परेशानी हो सकती है, और संतान की परेशानी जब होती है तो उसके माता पिता को भी परेशानी होती है, दुख होता है उनको। तो उपाय कीजिए जो मैंने बताया है। राहु की जो पंचम दृष्टि है, यहाँ से 1 2 3 4 5 नवम भाव पर पड़ रही है। नवम भाव जो है वो भाग्य का भाव कहलाता है, और जो पिता का भी भाव है। राहु की पंचम दृष्टि आपकी गोचर कुंडली के भाग्य भाव पर आपके भाग्य को थोड़ा टफ यानी कठोर बना रही है। जो भी पंचम दृष्टि पड़ रही है भाग्य भाव पर, यह दृष्टि राहु की, क्योंकि राहु देव पाप ग्रह है और वक्री ग्रह है। वक्री ग्रह जिस भाव में बैठता है उसके फलों में तो वृद्धि करता है,
लेकिन जिस भाव पर उसकी दृष्टि पड़ती है उसके फलों का नाश करता है। यानी आपके भाग्य को कठोर बना रहे हैं राहु देव। और पिता से भी आपका तालमेल बिगड़ सकता है, संबंध बिगड़ सकते हैं, पिता से आप वाद विवाद में उलझ सकते हैं। लेकिन मेरा आपको सुझाव है, पिता से वाद विवाद ना करें, पिता का सम्मान करें, वो आपके पिता हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने यहाँ तक कहा है कि यदि पिता दुराचारी भी है तो भी पुत्र का एक परम कर्तव्य है कि वह अपने पिता का सम्मान करे, आदर करे। और पिता के स्वास्थ्य में गड़बड़ी हो सकती है क्योंकि पिता का भाव है ये, नवम भाव भाग्य भाव के साथ साथ। और आपके स्वभाव में कठोरता आ सकती है। आपको अपनी वाणी और स्वभाव पर नियंत्रण रखना होगा। ज्योतिष विज्ञान सावधान करता है, यदि आपने सावधानी अपनाई तो अशुभता से बचे रहेंगे। आपका स्वभाव अस्थिर हो सकता है, यानी कभी माशा कभी तोला, कभी शबनम तो कभी शोला बन सकता है। अपने इस स्वभाव पर नियंत्रण रखें, मेडिटेशन करें। स्वभाव को अपने स्वभाव को स्थिर बनाने के लिए मेडिटेशन बहुत बढ़िया क्रिया है। मेडिटेशन से आप अपने स्वभाव पर नियंत्रण रख सकते हैं। और जैसे कि मैं बतलाया है कि राहु की अशुभता को समाप्त करने के लिए अपने घर पर भगवान श्री कृष्ण की ऐसी तस्वीर रखें जिस पर वे शेषनाग पर नृत्य कर रहे हैं। इस तस्वीर या मूर्ति की क्षमा करें, इस तस्वीर की प्रतिदिन पूजा करें और ओम नमः श्री भगवते वासुदेवाय नमः का 108 बार जाप करें। रुद्राक्ष की माला से पंचमुखी शिव जी के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इससे राहु की अशुभता, उसका दुष्प्रभाव, उसका बुरा असर आप पर जो है वो समाप्त हो जाएगा। एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज बहुत कारगर साबित होती है, बशर्ते के पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ की जाए। मंत्रों में बहुत शक्ति है। मंत्र मात्र सिर्फ अक्षर और शब्दों का समूह नहीं। अगर आप में श्रद्धा विश्वास है तो यही अक्षर और शब्दों का समूह आपके लिए बहुत लाभकारी साबित हो सकता है। बशर्ते मंत्रों का जाप पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ और पूर्ण अर्थ को मन में लाकर किया जाए। राहु की सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर पड़ रही है। राहु केतु एकादश भाव में विराजमान हो जाए, राहु या केतु या इनके एकादश भाव पर दृष्टि पड़ जाए तो ये बहुत शुभ स्थिति होती है। राहु देव की सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर पड़ना बहुत ही शुभ है। राहु की सप्तम दृष्टि एकादश भाव में आपकी आय में भारी वृद्धि कर रही है। दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से वृद्धि कर रही है। जहां आपको आकस्मिक धन लाभ राहु करा रहे हैं, वहां नियमित आय में भी भारी वृद्धि कर रही है, क्योंकि एकादश भाव आय का भाव है। और जो नौकरी में है उनकी वेतन वृद्धि हो सकती है। जो किसी भी व्यवसाय में है उनको व्यवसाय से भारी धन लाभ हो सकता है। उनके मुनाफे में वृद्धि हो सकती है। उनके व्यवसाय से जो उनकी आय है उसमें दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से राहु वृद्धि कर रहे हैं। 1 नवंबर 2023 5:12 PM से नोट कर लीजिए। आय के नवीन स्रोत खोल रही है यह दृष्टि। और एकादश भाव चूंकि पड़ोसी मित्र समाज में बड़े भाई का भी है, इनसे आपके संबंध बेहतर होंगे, नवीन संबंध बनेंगे और आपकी चिर प्रतिष्ठित मनोकामनाएं राहु देव पूर्ण करने जा रहे हैं। क्योंकि एकादश भाव आय भाव के साथ साथ मनोकामनाओं का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है, बड़े भाई का भाव है, पास पड़ोसियों का, मित्र समाज का भाव है। राहु की नवम दृष्टि लग्न भाव पर पड़ रही है। लग्न भाव पर राहु देव की नीच राशि विराजमान है। नीच राशि पर राहु की नीच राशि पर राहु की दृष्टि पड़ना
ये शुभ स्थिति नहीं है। इस पर इस दृष्टि से आपके मान सम्मान में कमी होगी, आपका चरित्र हनन हो सकता है। राहु देव की दृष्टि आपके मन में अस्थिरता पैदा कर सकती है। जैसे मैंने बताया, कभी माशा, कभी तोला, कभी शबनम, कभी शोला। मन की अस्थिरता को नियंत्रित करने के लिए आप मेडिटेशन करें। मेडिटेशन आपके लिए बहुत लाभकारी होगा, क्योंकि अस्थिर जो चित्त होता है वो ठीक नहीं होता है। मन की अस्थिरता को नियंत्रित करने के लिए मेडिटेशन करें। राहु देव लग्न भाव पर दृष्टि जातक जातिकाओं को क्रूर भी बनाते हैं। उसमें क्रूरता आती है, कठोरता आती है, उसका स्वभाव कठोर हो जाता है। और यह दृष्टि आपका तबादला दूरस्थ असुविधाजनक स्थान पर कर रही है। राहु की अशुभता को समाप्त करने के लिए मैं फिर से दोहरा दूं कि भगवान श्री कृष्ण की ऐसी तस्वीर या मूर्ति अपने घर पे रखें। पूजा घर में साफ सुथरी जगह ऐसे स्थान पर रखें जो कि आपके लिए सुविधाजनक हो, जहां पर पूजा करना। ऐसे चित्र में मूर्ति के सामने बैठकर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करें और 108 बार ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें और रुद्राक्ष की माला लेकर पंचमुखी देवाधीश शिव शंभु भगवान के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें तो राहु की अशुभता समाप्त हो जाएगी। आइए अब केतु का जो गोचर, केतु ने जो राशि परिवर्तन किया है 1 नवंबर 2023 को 5:12 PM से कन्या राशि में प्रवेश किया है। केतु ने, केतु देव का क्या शुभ और अशुभ प्रभाव पड़ रहा है इस पर हम चर्चा करेंगे। केतु आपकी गोचर कुंडली के एकादश भाव में कन्या राशि में विराजमान हो रहे हैं। एकादश भाव में विराजमान होकर केतु आपकी आय में भारी वृद्धि कर रहे हैं। एकादश भाव में राहु केतु बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। आपकी आय में भारी वृद्धि हो रही है। आपके जो लाभ राहु पहुंचा रहे हैं वही लाभ केतु, जो लाभ राहु की जो दृष्टि है, सप्तम दृष्टि आपको प्रदान कर रही है, वही लाभ केतु भी दे रहे हैं। यानी केतु आपकी आय में भारी वृद्धि कर रहे हैं, आय के नवीन स्रोत खोल रहे हैं। जो लोग नौकरी में हैं उनकी वेतन वृद्धि कर रहे हैं। और इसके साथ ही चूंकि एकादश भाव पास पड़ोसियों का भाव है, मित्र समाज का भाव, बड़े भाई का भाव है। आपके बड़े भाई, पास पड़ोसी, मित्र समाज से बेहतर तालमेल होगा, उनसे बेहतर सहयोग मिलेगा, अच्छे संबंध रहेंगे और नवीन संबंध भी बनेंगे। आपकी चिर प्रतीक्षित इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं जो पूर्ण नहीं हो रही थी, उसको केतु, राहु केतु दोनों पूर्ण करने जा रहे हैं। राहु की सप्तम दृष्टि और केतु का यहाँ विराजमान होना आपकी चिर प्रतिष्ठित इच्छाओं को पूर्ण करना है। केतु की जो है पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 तृतीय भाव पर पड़ रही है। तृतीय भाव जैसे मैंने बताया 3, 6, 11 में राहु केतु बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। तृतीय भाव में 1, 2, 3, 4, 5 पंचम दृष्टि तृतीय भाव में पड़ रही है। तृतीय भाव मेहनत का भाव है। केतु आपसे मेहनत कराएंगे, आपके पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे, आपके साहस में वृद्धि करेंगे, लेकिन आपका पुरुषार्थ, आपकी मेहनत सफल होगी। थोड़ा सा भी आप पुरुषार्थ करेंगे, थोड़ा सा भी परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, वो सफल होगी।
और जो आप कई वर्षों से मेहनत कर रहे हैं उसका फल आपको नहीं मिला है। केतु 1 मई 2023 से आपके उन वर्षों की मेहनत को भी सफल करने जा रहे हैं। तृतीय भाव ये छोटे भाई बहनों का भाव है। छोटे भाई बहनों से आपके बेहतर संबंध होंगे। ये भाव छोटी मोटी यात्राओं का भाव है। केतु आपको छोटी मोटी लाभकारी यात्रा के योग बना रहे हैं। छोटी मोटी तीर्थ यात्रा पर भी जाने के आपके योग बन रहे हैं। आपकी जो यात्राएं हैं वे बहुत मंगलकारी और सुखमय होंगी, बहुत सफल होंगी यात्राएं। और आप जो छोटी मोटी बीमारियों से पीड़ित हैं, लेकिन जब केतु की दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ जाए या तृतीय भाव में विराजमान हो जाए तो छोटी मोटी बीमारी नहीं बल्कि असाध्य रोग भी ठीक हो जाते हैं केतु की दृष्टि से तृतीय भाव पर। केतु की सप्तम दृष्टि जो है पंचम भाव पर पड़ रही है। केतु की जो पंचम दृष्टि है क्षमा करें, सप्तम दृष्टि जो है पंचम भाव पर पड़ रही है। सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, जहां पर मीन राशि विराजमान है। पंचम भाव आकस्मिक धन लाभ का भाव है। वही लाभ आपको केतु देव प्रदान कर रहे हैं जो राहु देव प्रदान कर रहे हैं। यहाँ पर विराजमान होकर राहु देव की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर आपको आकस्मिक धन लाभ करा रही है। किसी भी स्रोत से आपको आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। जिन लोगों ने शेयर बाजार, वृश्चिक लग्न राशि के जातक जातिकाओं ने शेयर बाजार में इन्वेस्ट किया है, उनको शेयर बाजार से मुनाफा हो सकता है। और चूंकि केतु पुत्र के कारक हैं और उनकी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है और पंचम भाव में मीन राशि विराजमान है, जिसके स्वामी पंचम भाव के नैसर्गिक और तात्कालिक स्वामी बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति देव है, जो कि मेन प्लेनेट है, पुत्र के कारक ग्रह के माने गए। अतः 1 नवंबर 2023 से जिनको प्रथम संतान होनी है उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। लेकिन केतु एक पाप ग्रह भी है, संतान उत्पत्ति में बाधा आ सकती है। प्रथम संतान उत्पत्ति में बाधा आ सकती है और गर्भपात भी हो सकता है। तो ज्योतिष विज्ञान डराने का काम नहीं करता, सावधान करता है। यदि आपने सावधानी अपनाई तो अशुभता से बचे रहेंगे। ज्योतिष विज्ञान का निर्माण इसलिए किया गया है जिससे जातक जातिकाओं को अशुभता से समय से पहले सावधान किया जा सके और वो सावधानी पूर्वक कदम उठा सके, जिससे अशुभता से बचे रहें। और जिनके प्रथम संतान है उनकी उस संतान को से पीड़ा हो सकती है, कोई कष्ट हो सकता है और प्रथम संतान से आपको अशुभता का भी सामना करना पड़ सकता है, कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। प्रथम संतान के स्वास्थ्य में गड़बड़ी हो सकती है इस वजह से। और प्रथम संतान पक्ष से आपसे अशुभ बातों का सामना करना पड़ सकता है। केतु की जो नवम दृष्टि है वो सप्तम भाव पर पड़ रही है। सप्तम भाव और नीच राशि पर पड़ रही है। केतु की दृष्टि अपनी वृष राशि, केतु देव की नीच राशि होती है, यह शुभ स्थिति नहीं है। नीच राशि पर दृष्टि पड़ना, केतु नीच अपनी नीच राशि में विराजमान हो जाए या उन पर दृष्टि डाल दे तो अशुभ फल की प्राप्ति होती है। सप्तम भाव जो है द्वितीय संतान का भाव है। द्वितीय संतान में उत्पन्न में बाधा आ सकती है, परेशानी हो सकती है। और यह भाव परिवार का भाव है, पति पत्नी का भाव है।
पारिवारिक सुख में कमी आ सकती है, पति पत्नी में तालमेल बिगड़ सकता है। और ये चूंकि विवाह का भी भाव है, विवाह में बाधा आ सकती है। वृश्चिक लग्न राशि के जातक जातिकाओं के विवाह में केतु देव बाधा पैदा कर रहे हैं, क्योंकि पाप कर रहे हैं। और इसके साथ ही ये बिजनेस का भी भाव, बिजनेस पार्टनरशिप का भी भाव है। जो बिजनेस में, उनको बिजनेस में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, और बिजनेस पार्टनर से सावधान रहे, बिजनेस पार्टनर उनको धोखा भी दे सकता है। राहु केतु दोनों की अशुभता से बचने के लिए आप उपाय कर सकते हैं, मैं पूर्व में बता चुका हूं। आप अपने घर में भगवान श्री कृष्ण का ऐसा चित्र रखें, ऐसी मूर्ति रखें जिसमें वो शेषनाग पर नृत्य कर रहे हैं। ऐसे चित्र मूर्ति के सामने बैठकर उसकी पूजा करें और 108 बार ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र का जाप करें। रुद्राक्ष की माला लेकर पंचमुखी देवादि शिव शंभु करुणा के सागर भक्त वत्सल देवादि शिव शंभु की मूर्ति के सामने बैठकर या चित्र के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें तो राहु केतु की अशुभता समाप्त हो जाएगी। एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज बहुत ही लाभकारी कारगर साबित होती है यदि ये पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ की जाए। मित्रों, यदि आपको मेरा यह एपिसोड पसंद आया है, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मेरा चैनल सब्सक्राइब करने से आपको 2 फायदे होंगे। मैं एस्ट्रो एडवाइजर के साथ चूंकि फ्लूटिस्ट भी हूँ, एस्ट्रो एडवाइजर होने के नाते एस्ट्रो के एपिसोड इसमें डालता हूँ, वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे। और चूंकि मैं फ्लूटिस्ट भी हूँ, बांसुरी सिखाने के फ्लूट ट्यूटोरियल भी अपने एस्ट्रो चैनल में मैं डालता हूँ। और उसके साथ ही बॉलीवुड के सुपरहिट गाने, एवरग्रीन रोमांटिक गाने, बांसुरी से बजाकर देशभक्ति के गाने, बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ अपनी बांसुरी से बजाकर अपने स्टूडियो में शूट करके इसी एस्ट्रो चैनल में डालता हूँ। मेरे चैनल का आपको दोहरा लाभ मिले, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू वंस अगेन टू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और मित्रों, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा, देश और समाज के लिए मेरी एस्ट्रो सेवा निःशुल्क है, लेकिन व्यक्तिगत परामर्श निःशुल्क नहीं है। व्यक्तिगत अगर आपके मन में कोई प्रश्न या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और यदि आप अपनी लग्न कुंडली और जन्म पत्रिका के एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आप अपनी बिल्कुल सही से जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान अपने प्रश्नों के साथ मेरे व्हाट्सएप नंबर 9411769698 पर भेज सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का तुरंत उत्तर दूंगा। जैसा कि मैंने बतलाया, मेरा पारिश्रमिक देश और समाज के लिए मेरी एस्ट्रो सेवा निःशुल्क है, लेकिन व्यक्तिगत परामर्श निःशुल्क नहीं है। और जो शुल्क है वो बहुत ही कंफर्टेबल है और अफोर्डेबल है। तो मित्रों, बस आज इतना ही। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।